नमस्कार, मैं डॉक्टर उषा लांब्रोर, सहायक आचार्य इतिहास। आज का विषय है अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम। संयुक्त राज्य अमेरिका, जो आज के विश्व की सबसे बड़ी शक्ति है, 17वीं शताब्दी के आरंभ में अपने विकास की आरंभिक अवस्था में था और यूरोपीय देशों की अधीनता में था। अमेरिका पहुंचने वाले प्रथम यूरोपीय लोग 1000 ईस्वी के लगभग आइसलैंड एवं ग्रीनलैंड के नॉर्स समुद्री लोग थे, लेकिन इनकी खोजों के बारे में यूरोप को जानकारी नहीं मिल पाई थी। अमेरिकी महाद्वीप पर इसके बाद सबसे पहले पहुंचने वाला व्यक्ति क्रिस्टोफर कोलंबस था, जो भारत को खोजते हुए 1492 में वेस्टर्न इंडीज की भूमि पर पहुंच गया था। अमेरिका का नामकरण एक इतालवी खोजकर्ता अमेरिगो वेस्पूची के नाम पर हुआ, जिसने 1499 में अमेरिकी महाद्वीप के क्षेत्रों में विस्तृत अन्वेषण किए और ये तथ्य सामने रखा कि कोलंबस द्वारा खोजा गया क्षेत्र भारत नहीं है, बल्कि एक नई दुनिया है, एक नया महाद्वीप है और एशिया से भिन्न है। अमेरिगो वेस्पूची की इस खोज के आधार पर एक जर्मन भूगोलवेत्ता के सुझाव पर इस नए महाद्वीप का नाम अमेरिका रखा गया। यद्यपि इस महाद्वीप पर सबसे पहले पहुंचने वाला व्यक्ति कोलंबस था। अमेरिका में सबसे पहले उपनिवेश स्थापित करने की शुरुआत स्पेन द्वारा की गई थी और 1556 में उन्होंने यहाँ फ्लोरिडा में अपनी बस्ती बसाई थी। इसके बाद यूरोप के अन्य देशों, जिनमें इंग्लैंड, फ्रांस, हॉलैंड, पुर्तगाल, स्वीडन थे, उन्होंने भी अमेरिका में उपनिवेश स्थापित करने शुरू कर दिए थे और इनमें सबसे आगे इंग्लैंड था। यूरोपीय लोगों के आगमन से पूर्व 16वीं शताब्दी में संयुक्त राज्य अमेरिका के मूल निवासियों की संख्या 10 लाख से भी कम थी। इन मूल निवासियों को इंडियंस कहा जाने लगा और ये भिन्न भिन्न भाषाएं बोलने वाले अलग अलग जातियों में ये लोग बटे हुए थे। और ये अमेरिका के जो मूल निवासी थे, ये विकास की आरंभिक अवस्था में थे। खेती और आखेट के माध्यम से जीवन यापन किया करते थे। इनका राजनीतिक संगठन भी सरल प्रजातांत्रिक था। कबीले जो इनका हुआ करता था के प्रधान के पास सीमित शक्तियां होती थी। महत्वपूर्ण निर्णय जो ये लेते थे वो कबीले की समिति के द्वारा लिए जाते थे। धीरे धीरे जब यूरोपीय लोग अमेरिका की भूमि पर बसने लगे तो इंडियंस के लिए आखेट की भूमि कम होने लगी। तो इसी प्रश्न पर इंडियंस और यूरोपीय उपनिवेशियों के बीच में संघर्ष और युद्ध आरंभ हुआ और धीरे धीरे उपनिवेशवासियों ने संयुक्त राज्य अमेरिका की संपूर्ण भूमि पर अधिकार कर लिया। तो अमेरिका के जो मूल निवासी इंडियंस थे, इनकी संख्या 20% से भी कम रह गई और ये बहुत से युद्धों में मारे गए, कुछ बीमारियों से मारे गए। 17वीं शताब्दी के आरंभ में संयुक्त राज्य अमेरिका में इंग्लैंड से भारी संख्या में अंग्रेजों का आगमन हुआ था और सबसे पहले क्रिस्टोफर न्यूपोर्ट के नेतृत्व में 104 अंग्रेज आए थे, जो 1607 में ये वर्जीनिया पहुंचे और इन्होंने जेम्स टाउन नामक प्रथम अंग्रेज बस्ती की स्थापना की। और धीरे धीरे इंग्लैंड ने संयुक्त राज्य अमेरिका में 18वीं शताब्दी के प्रथम उत्तरार्ध तक 13 उपनिवेश स्थापित कर लिए थे और ये उपनिवेश थे वर्जीनिया, मैरीलैंड, मैसाचुसेट्स, कनेक्टिकट, रोड आइलैंड, नॉर्थ कैरोलिना, साउथ कैरोलिना, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, न्यू हैम्पशायर, पेंसिल्वेनिया, डेलावेरे और जॉर्जिया। 1763 में इन उपनिवेश बस्तियों के कारण संयुक्त राज्य अमेरिका की जनसंख्या 15 लाख हो गई और इनमें अधिकांश लोग ब्रिटिश मूल के थे। बाकी कुछ डच, स्वीडिश, फ्रेंच, जर्मन, स्विस, स्कॉच और आयरिश थे। अमेरिकी क्रांति या स्वतंत्रता संग्राम के आरंभ होने से पूर्व इन उपनिवेशों ने अपने प्रांतों में स्वशासन स्थापित कर लिया था और एक ऐसा सामाजिक ढांचा बना लिया था जिसमें किसी तरह का
भेदभाव नहीं थे, एक ऐसी अर्थव्यवस्था विकसित कर ली थी जिसमें व्यक्तिगत उद्यम को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। 1776 से लेकर 1783 के दौरान अमेरिका में उपनिवेशवासियों ने ब्रिटिश आधिपत्य से मुक्ति के लिए ब्रिटिश सरकार से एक दीर्घकालीन युद्ध लड़ा, जिसे अमेरिका का स्वतंत्रता युद्ध या संग्राम कहा जा सकता है। अब आइए अमेरिका की स्वतंत्रता संग्राम के कारण। पहला कारण है राजनीतिक मतभेद। ब्रिटिश सरकार और अमेरिकी उपनिवेशवासियों के मध्य मतभेद का एक महत्वपूर्ण कारण यह था कि ब्रिटिश सरकार ने अमेरिकी उपनिवेशवासियों को उनके द्वारा इच्छित स्वशासन की मात्रा प्रदान करने से इनकार कर दिया था। देखिए, प्रारंभ से ही अमेरिका के उपनिवेशों पर इंग्लैंड का न्यूनतम हस्तक्षेप रहा था, इसलिए उपनिवेशों ने अपने यहाँ स्वशासन स्थापित कर लिया था, जहाँ इनकी अपनी विधानसभाएं होती थी, जिसमें जनता द्वारा निर्वाचित सदस्य होते थे इनमें, और जिन्हें कानून बनाने और कर लगाने का अधिकार था। तो इस प्रकार की इस तरह की व्यवस्था में उपनिवेश अभ्यस्त हो चुके थे। लेकिन जब 1763 के बाद इंग्लैंड ने अपनी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उपनिवेशों पर कर लगाया, तो इंग्लैंड और उपनिवेशों के बीच में मतभेद शुरू हो गए। इंग्लैंड की संसद का मानना था कि इंग्लैंड की संसद संपूर्ण ब्रिटिश साम्राज्य पर प्रभुसत्ता रखने वाली संस्था है, जिससे उपनिवेशों पर वैसा ही अधिकार प्राप्त है जैसा इंग्लैंड के आंतरिक क्षेत्रों पर। इंग्लैंड की संसद उपनिवेशों के मैसाचुसेट्स पर कानून बना सकती है, जैसे वह इंग्लैंड के वर्कशायर के लिए बनाती है। इसलिए उपनिवेशों की सरकारों का कोई प्रतिनिधियात्मक महत्व नहीं है और वह इंग्लैंड की संसद की केवल एक कार्यकारी मशीनें मात्र हैं। जबकि उपनिवेशवासियों का यह मानना था कि उनका जो संबंध है, कानूनी संबंध है, वह ब्रिटेन के राजा से ही है और उन्हीं की अनुमति से इन उपनिवेशों की स्थापना हुई है और यहाँ सरकारें स्थापित हुई हैं। तो राजा जो इंग्लैंड का राजा भी है और उपनिवेशों का राजा भी है। इंग्लैंड के राजा उपनिवेशों से धन अनुदान के रूप में तो प्राप्त कर सकते हैं, जैसा हमारी विधानसभा इंग्लैंड के लिए कानून नहीं बना सकती, वैसे ही इंग्लैंड की संसद को भी कोई अधिकार नहीं है कि वे उपनिवेशों के लिए कानून बनाए और कर लगाए। तो ब्रिटिश लोग, चाहे वो इंग्लैंड में रह रहे हो चाहे अमेरिका में रह रहे हो, तो उन पे जो कर लगाने का अधिकार है वे केवल उनके प्रतिनिधियों को ही है, अन्य और किसी को नहीं है। तो इस चीज को लेकर उपनिवेशों और इंग्लैंड के बीच में मतभेद शुरू हुए। अगला कारण है बौद्धिक चेतना का विकास। अमेरिकी उपनिवेशों में धीरे धीरे जीवन के स्थायित्व के साथ साथ बौद्धिक चेतना का भी विकास हुआ। बौद्धिक चेतना के विकास में शिक्षा, पत्रकारिता और विचारकों ने विशेष योगदान दिया। शिक्षा के क्षेत्र में जो उपनिवेश सबसे आगे रहा वो था पेंसिल्वेनिया, जहाँ पर बच्चों की शिक्षण संस्थाएं चर्च की देखरेख में स्थापित की गई। 1636 में मैसाचुसेट्स के कैम्ब्रिज नगर में हार्वर्ड कॉलेज की स्थापना की गई। 1693 में वर्जीनिया में विलियम एंड मैरी कॉलेज शिक्षा का प्रमुख केंद्र बन गया था। इन कॉलेजों में और अन्य बहुत सारे कॉलेजों में न केवल गणित, भाषा और विज्ञान की शिक्षा दी जाती थी, बल्कि साथ साथ कामगार लोगों के लिए रात्रि कक्षाओं की भी व्यवस्था की गई थी। स्त्रियों के लिए ललित कलाओं की शिक्षा की व्यवस्था की गई। कुछ लोगों ने अपने व्यक्तिगत प्रयासों से भी शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया। इनमें थे बेंजामिन फ्रैंकलिन,
जिन्होंने विचार केंद्र की स्थापना की, जो बाद में अमेरिकन फिलोसॉफिकल सोसाइटी के नाम से विख्यात हुआ। हालांकि इस समय अमेरिका में अधिकांश पुस्तकें लंदन और यूरोप के अन्य नगरों से मंगवाई जाती थी, लेकिन 17वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में अमेरिका के कैम्ब्रिज नगर में पहला छापाखाना स्थापित किया गया और 1704 में बोस्टन से पहला समाचार पत्र प्रकाशित हुआ, बोस्टन न्यूज़ लेटर। और इसके बाद 1719 में अमेरिकन मर्करी, 1725 में न्यूयॉर्क गजट प्रकाशित हुए और इस तरह से 1765 तक लगभग 25 समाचार पत्र प्रकाशित होने लग गए थे। अमेरिका में निवेशों की स्थापना के 100 वर्षों में ही शिक्षा और पत्रकारिता के द्वारा जीवन के प्रति नया दृष्टिकोण तथा राष्ट्रीयता की भावना का जन्म हो गया। थॉमस पेन ने 1775 में कॉमन सेंस नामक अपनी पुस्तक के माध्यम से देशवासियों में देश प्रेम की चेतना जागृत की और साथ ही उन्होंने ये भी बात लोगों को समझाई कि अब अमेरिकी वासियों को इंग्लैंड से अपने अधिकारों की रक्षा के लिए संबंध विच्छेद कर लेना चाहिए। और उन्होंने अपनी पुस्तक में भी कहा कि ये मानना कि वह महाद्वीप लंबे समय तक किसी विदेशी शक्ति के अधीन रहेगा किसी प्रकार से भी तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता। ऐसा समझना कि कोई द्वीप सदा एक महाद्वीप पर शासन करता रहेगा बिल्कुल असंगत है। और उन्होंने द अमेरिकन क्राइसिस नामक एक पत्रिका के अंकों में जो 1775 से लेकर 1783 के मध्य प्रकाशित होते रहे, सिपाहियों के नैतिक बल और देशभक्ति को उन्होंने काफी इसके माध्यम से बढ़ावा दिया। बौद्धिक चेतना के विकास में जेम्स ओटिस, पैट्रिक हेनरी और सैमुअल एडम्स का भी काफी योगदान रहा। इन्होंने क्रांति की भावनाओं को प्रबल बनाया और लोगों को स्वतंत्रता संग्राम करने के लिए प्रेरित किया। अगला कारण है उपनिवेशों का आर्थिक शोषण। इंग्लैंड उपनिवेशों का अधिक से अधिक आर्थिक शोषण करना चाहता था, परंतु उपनिवेश उसे सहन करने को तैयार नहीं थे। वे चाहते थे कि हम स्वयं अपने व्यवसाय और उद्योगों का प्रसार करें। इंग्लैंड को लाभ पहुंचाने में उनकी कोई रुचि नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ इंग्लैंड की सरकारें ये चाहती थी कि उपनिवेश उनके धन और सत्ता में वृद्धि में सहयोग करते रहें और इसी कारण से ब्रिटिश सरकार ने उपनिवेशों से व्यापार संबंधी ऐसे कानून पास किए जिससे केवल इंग्लैंड को ही लाभ पहुंचता। और इन कानूनों को हम 3 समूहों में विभाजित कर सकते हैं। पहला है नौ संचालन कानून, दूसरा है व्यापारिक अधिनियम और तीसरा है औद्योगिक अधिनियम। नौ संचालन कानून यानी नेविगेशन एक्ट। इंग्लैंड ने ऐसे 9 संचालन कानून पारित किए जिनमें के द्वारा 1651 में यह व्यवस्था की गई कि उपनिवेशों में व्यापार कार्य केवल इंग्लैंड, आयरलैंड और स्वयं उपनिवेशों के जहाजों के माध्यम से ही हो सकता था। और इस नियम से इंग्लैंड के जहाज निर्माण उद्योग को काफी ही विकास हुआ। नौ संचालन कानून के अंतर्गत यह भी व्यवस्था की गई कि सभी प्रकार के कच्चे माल को जिसकी इंग्लैंड को आवश्यकता होती थी बिना इंग्लैंड के बंदरगाहों पर लाए उपनिवेशों से दूसरे स्थानों पर निर्यात नहीं किया जा सकता था और इससे भी इंग्लैंड के वाणिज्यवादी हितों को लाभ पहुंचता था। इंग्लैंड ने अपने व्यापारिक हितों के लिए 1663 में एक अन्य नौ परिवहन कानून के द्वारा यह व्यवस्था की कि यूरोप से अमेरिकी उपनिवेशों में निर्यात किया जाने वाला माल केवल इंग्लैंड के बंदरगाहों पर ही लाया जाएगा और इससे भी इंग्लैंड के व्यापारियों को बहुत अधिक लाभ होता था। स्पष्ट है ये कानून उपनिवेशवासियों के लिए अन्यायपूर्ण थे। दूसरा है व्यापारिक अधिनियम। इन व्यापारिक अधिनियमों के अनुसार अमेरिकी उपनिवेशों में उत्पादित कुछ वस्तुओं का निर्यात केवल इंग्लैंड को ही किया जा सकता था। ये वस्तुएं थी चावल, तंबाकू, लोहा, लकड़ी, कच्चा चमड़ा और नौसैनिक सामान। इन नियमों से भी काफी असंतोष फैला था क्योंकि डच और फ्रांसीसी
उन्हें अंग्रेज व्यापारियों से अधिक दाम देने को भी तैयार होते थे, लेकिन इन व्यापारिक अधिनियमों के कारण ये वस्तुएं केवल वह अमेरिकी व्यापारियों को ही बेच सकते थे। इन नियमों में यह भी प्रावधान था कि यूरोप को अमेरिकी वस्तुओं का निर्यात अथवा यूरोप से उपनिवेशों में आयात अंग्रेज व्यापारियों द्वारा ही हो सकता था, और इस आदान प्रदान से जो लाभ होता था वह भी अंग्रेज व्यापारी ही हड़प लेते थे। तीसरा है औद्योगिक अधिनियम। इनके द्वारा उपनिवेशों के उद्योगों पर प्रतिबंध लगाया गया। उदाहरण के लिए 1689 में ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने एक अधिनियम पारित किया जिसमें अमेरिका से ऊनी माल के निर्यात को बंद कर दिया गया। 1732 में तैयार और अर्ध तैयार दोनों प्रकार के टोपों के निर्यात की भी मनाही कर दी गई। 1750 में जब अंग्रेज लोहे के व्यापारियों और उत्पादकों को अमेरिकी स्पर्धा खटकने लगी, तब पार्लियामेंट ने एक अधिनियम द्वारा अमेरिका के उपनिवेशों को लोहे के कारखाने स्थापित करने की मनाही कर दी, और ना तो वे अब लोहे के छड़े बना सकते थे और ना ही कच्चा लोहा। तो इस प्रकार से ये जो भी नौ संचालन कानून हो, चाहे या व्यापारिक अधिनियम हो या औद्योगिक अधिनियम हो, ये उपनिवेशों के लिए बहुत ही हानिकारक थे और ये केवल उपनिवेशों के शोषण के लिए ही लागू किए गए थे और इनसे अधिक इंग्लैंड को फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई थी। लेकिन इन अधिनियम का कभी भी उपनिवेशवासियों ने बहुत जोरदार तरीके से विरोध नहीं किया, क्योंकि कभी भी इनको पूरी तरीके से सख्ती से कभी भी इन कानूनों का पालन नहीं किया गया। लेकिन जब जॉर्ज तृतीय के शासनकाल में जब इन नियमों का सख्ती से पालन किया गया, तो उपनिवेशवासियों द्वारा इसका विरोध किया जाना स्वाभाविक था। विद्यार्थियों, हमने अभी कुछ अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के कुछ कारणों पर अभी चर्चा की। आगे के कारणों की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।